हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षाओं में 10th के स्टूडेंट सोशल साइंस में सिविक्स हमारा चल रहा है और इसमें लेसन नंबर 7 जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो हमारा लेसन है वो है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम ये हमारा लेसन है। और इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरीके से राजनीतिक परिणाम आते हैं, किस तरीके से आर्थिक परिणाम आते हैं और किस तरीके से सामाजिक परिणाम आते हैं। और इसमें जो राजनीतिक परिणाम होता है उसमें वैध, जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार जो है वो कार्य करती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि बात लोकतंत्र की हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के द्वारा होता है। यानी लोग स्वयं जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में हिस्सेदारी लेकर के और लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं। इस तरीके से सरकार में लोगों की यानी जनता की भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। लोकतंत्र की विशेषताएं, यानी इसके गुण। विशेषताएं यानी गुण। तो यहां पर हम लोकतंत्र की विशेषताएं यानी गुण को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को बनाए रखता है तथा उनको उचित सम्मान भी प्रदान करता है। तो देखते हैं लोकतांत्रिक देशों में जो नागरिक होते हैं उनके अधिकार और उन्हीं अधिकारों से उनको स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता ऐसे कि आप ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्र हो गए तो किसी को मार के पीटते चलेंगे या जो चाहे वो करेंगे। स्वतंत्रता एक लिमिट में उसको बांध दिया गया, उसके पीछे कानून की जो है एक शक्ति दी गई जिससे कि आप नियंत्रित रहें। तो इस तरीके से लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता को बनाए रखता है तथा उनको उचित सम्मान भी प्रदान करता है। लोकतंत्र की विशेषता है, गुण है। आगे हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र सहमति का शासन होता है। सब लोग जानते हैं सहमति का शासन होता है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता की सहमति बनी तभी जाकर के सरकार का गठन होता है। इस तरीके से होता है। लोकतंत्र में जनता यह अनुभव करती है कि वह स्वयं अपने ऊपर शासन कर रही है। लोकतंत्र की विशेषता होती है कि जनता वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को सरकार में भेजती है, सरकार के गठन निर्माण में भेजती है। तो कहीं न कहीं ये अनुभव होता है सरकार को कि हमारे ऊपर स्वयं का हमारा शासन है, स्वयं का शासन है। अतः लोकतंत्र में नागरिक सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता स्वयं चुनती है सरकार को, इसलिए नागरिक जो होते हैं वो सरकार के साथ होते हैं, सरकार का पूर्ण सहयोग करते हैं शासन कार्य में। आगे हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में नागरिक जो कानून होते हैं, कानून जन इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिरूप होता है। जैसे लोगों की, वहां की जनता की इच्छा होती है, जिस तरह से आकांक्षा होती है, जो उस समय का जो माहौल, जो परिवेश होता है, उसी परिवेश के अनुसार जो है कानूनों का निर्माण किया गया। हम लोग देखते हैं कि जो संविधान का निर्माण किया गया था, उस संविधान में आए दिन कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, संविधान में संशोधन होते रहते हैं। ये संशोधन इसलिए होते हैं कि जब इसका गठन हुआ था उस समय भारतीय परिवेश कुछ और था, भारत का जो माहौल था कुछ और था। अब समय के साथ चूंकि परिवर्तन होता गया है, होता रहा है,
तो परिवर्तन के हिसाब से संविधान में भी संशोधन होते रहते हैं और इस तरह से संविधानों को, कानून को परिवर्तित किया जाता रहता है। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कानून जनता की इच्छाओं के अनुरूप बनाए जाते हैं। यदि सरकार जन विरोधी कानून का विरोध करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। हम लोग देखते हैं यदि सरकार जन विरोधी कानूनों का विरोध करे तो विरोध करने का भी अधिकार जनता को प्राप्त होता है। यदि जनता के हित का ध्यान न रखे, हितों के अनुरूप कानून न बनाए, तो लोग जो है, जनता जो है उसके विरुद्ध आंदोलन कर देते हैं, इसका विरोध करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र नैतिकता तथा आदर्श पर बल देता है। हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र जो है नैतिक आदर्शों पर जो है ज्यादातर जो है वो महत्व रखता है। अतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करती है। लोकतंत्र विश्व शांति, मानवता तथा प्रेम के मार्ग को प्रशस्त करता है। कहीं न कहीं लोकतंत्र जो है वो राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक होता है, लोगों में जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान करता है और वो भी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है वो समस्याओं का समाधान करता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो शासन की शक्ति को मर्यादित तथा नियंत्रित करती है। हम लोग देखते हैं कि यदि जनता के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। यदि शासन जो है वो मर्यादित ढंग से नहीं होती है तो न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो इस तरह से न्यायपालिका है वो सरकार को नियंत्रित करती है, मर्यादित रूप से कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य करती है। आगे में देखेंगे लोकतंत्र राष्ट्रवाद तथा अंतरराष्ट्रवाद में भी समन्वय स्थापित करती है। लोकतंत्र अपने राष्ट्र के अंदर और विदेशों में जो अंतरराष्ट्रवाद है उसमें भी वो जो है समन्वय स्थापित करती है। लोकतंत्र में क्रांति की संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता को विभिन्न माध्यमों द्वारा अपनी आवाज को उठाने की स्वतंत्रता होती है। हम लोग देखते हैं कि जहां भी तानाशाही सरकारें होती हैं वहां पर जो आंदोलन की संभावना जो होती है, विद्रोह की जो संभावना होती है वो ज्यादा प्रबल होती है। लोकतंत्र में ऐसी संभावनाएं कम होती हैं, बहुत ही कम होती हैं कि जनता जो है वो विभिन्न माध्यमों से अपनी आवाज को उठाए या जो है विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है वो विद्रोह को दबाने में लोकतंत्र जो है सहायक होता है। यदि हम बात करें शांतिपूर्ण ढंग से, यदि किसी कानून में यदि किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, सरकार संवैधानिक ढंग से कार्य नहीं कर रही होती, तो हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाने की हमें स्वतंत्रता जो है वो संविधान के द्वारा दी गई है। आगे हम बात करेंगे कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं क्योंकि लोकतंत्र अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों के अत्याचारों से सुरक्षा करता है। लोकतंत्र जो है यदि बहुसंख्यक हो जाते हैं, जैसे कोसोवो में हम लोगों ने नरसंहार देखा, वहां पर जो अल्पसंख्यक थे उन पर बहुसंख्यकों ने अत्याचार किया, तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की संभावना लोकतंत्र में नहीं होती है, लोकतांत्रिक देशों में नहीं होती है। तो इस तरीके से लोकतंत्र की विशेषताएं आज हम लोग देखा। आगे हम बात करेंगे लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र के कौन कौन से दोष हैं? यहाँ पर हम लोगों ने गुण देखा, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ यदि किसी व्यक्ति में या किसी सरकार में बहुत सारे गुण हैं, विशेषताएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें दोष भी होंगे, दोष की भी संभावना रहती है। तो देखेंगे यहाँ पर कि लोकतंत्र में शासन व्यवस्था कमजोर होती है क्योंकि सरकार के विरुद्ध निरंतर प्रदर्शन तथा धरने चलते रहते हैं। लोकतंत्र में निर्णय बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं, बहुमत का निर्णय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। तो इस तरीके से कोई भी निर्णय होता है बहुमत के आधार पर, तो वहां पर समय जो है वो अधिक जो है वेस्ट करना पड़ता है, समय बहुत ज्यादा लग जाता है। लोकतांत्रिक देशों में धरना प्रदर्शन अक्सर होते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बहुमत जो है वो सिद्ध करने में समय लगता है। आगे हम देखेंगे कि संकटकालीन स्थिति का तत्कालीन समाधान करने में लोकतंत्र
अत्यधिक सफल नहीं रहता। यदि संकट काल की स्थिति आ जाती है तो उस समय तत्काल समाधान करना जो है वो लोकतंत्र में जो है वो कहीं ना कहीं कठिन होता है, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है तो उसमें मंत्रिमंडल की सहमति भी होनी चाहिए, संसद के दोनों सदनों में बहुमत से वो पारित होना चाहिए कि वास्तव में संकट काल की स्थिति है या नहीं है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है वो तत्काल नहीं हो, जो है समस्या का तत्काल समाधान नहीं हो पाता है, कहीं इसमें समय लग जाता है। आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र पूंजीपतियों का गढ़ होता है। पूंजीपतियों का गढ़ होता है, इसमें पूंजीपतियों का ज्यादा महत्व होता है। कहीं ना कहीं चुनाव में जो खर्च होता है वो पूंजीपतियों के माध्यम से आता है, तो पूंजीपतियों का यहाँ पे गढ़ जो होता है। लोकतंत्र में पूंजीपतियों द्वारा सरकारों का निर्माण किया जाता है। पूंजीपति राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन की व्यवस्था करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पूंजीपति जो उद्योगपति होते हैं वो कैंडिडेट्स को अपने क्षेत्र में उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं खर्च उठाते हैं। तो इस तरह से पूंजीपतियों की जो है वो सरकार हो जाती है लोकतंत्र में। आगे जो दोष से निकल कर आता है वो है लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में शिक्षित अशिक्षित जो है नहीं देखा जाता है लोगों को, वहां पर सभी लोगों को मत देने का अधिकार होता है। बहुत संख्या में वहां पे अनपढ़ लोग होते हैं, गरीब होते हैं, निरक्षर होते हैं, मतलब उनके मतों का आधार भी लोकतंत्र की सरकार का गठन होता है। उनके मतों के द्वारा ही लोकतंत्र में सरकारों का गठन होता है। ये मतदान जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि की संकीर्ण मनोवृत्ति से प्रभावित होती है। तो ये समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसको मूर्खों का शासन कहा जाता है। लोकतंत्र मूर्खों का शासन। आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र को बहुमत के आधार पर ही बहुमत के शासन की संज्ञा दी जाती है, परंतु व्यवहार में अल्पमत बहुमत के से ऊपर शासन करती है। इस तरीके से व्यक्तियों की कहने के विपक्ष जो है वो पक्ष पर हावी रहता है, आंदोलन के माध्यम से, विद्रोह के माध्यम से। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र में हमें देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे कि लोकतंत्र में इस बात पर बल दिया जाता है कि यह जनता का शासन है, परंतु इसमें जनता शासन न करके जनता का छोटा सा समूह शासन करता है। इस तरीके से ये जो है विभाजित रहता है। इसको विभाजन के भी कहा जाता है कि इसको ये जो है विभाजित रहती है, पूरी जनता जो है वो शासन नहीं करती है, जनता का जो एक छोटा सा समूह है वो शासन करता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने लोकतंत्र की विशेषता यानी गुण और लोकतंत्र के दोषों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही। गुड बाय।